नमस्ते। आज हमारे हाथ में कोई लेख या रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इतिहास की एक पुरानी फटी हुई किताब है। इसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, कवर भी थोड़ा मुड़ा हुआ है, वक्त की गवाही दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो साहस, बलिदान और शौर्य की महागाथाओं का एक पूरा खजाना है। तो चलिए फिर इसमें उतरते हैं। हम इसके पन्नों को पलटेंगे और राजस्थान के उन महान शासकों की कहानियों को जानेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि उन बड़े फैसलों की कहानी है जिन्होंने साम्राज्यों का भविष्य तय किया कि प्रतिरोध करना है या समझौता, लड़ना है या कुछ नया बनाना है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 12वीं सदी से। एक ऐसा दौर था जब उत्तर भारत पर विदेशी हमलों का खतरा लगातार मंडरा रहा था। इस उथल-पुथल के बीच एक वंश उभरकर सामने आया जिसने इस चुनौती का सामना करने की ठानी, चौहान वंश, और उनके सबसे महान शासक पृथ्वीराज चौहान इस प्रतिरोध का चेहरा बने। ये थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम सब पृथ्वीराज चौहान के नाम से बेहतर जानते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा। अपनी शुरुआती जीतों से उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य बना लिया था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर वो उस दौर के सबसे बड़े आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़े थे। और फिर आया तराइन का मैदान। 1191 में पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया। लेकिन जो बात हैरान करती है वो ये है कि सिर्फ एक साल बाद 1192 में गोरी पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा। इस दूसरी लड़ाई में पासा पूरी तरह पलट गया और पृथ्वीराज की हार ने सिर्फ एक सल्तनत नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी हार ने दिल्ली पर तुर्की शासन का रास्ता खोला, जिसका असर सदियों तक महसूस किया गया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करीब 250 साल आगे, और मेवाड़ की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शासक से होगी जिसके एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे में कलाकार की छेनी। एक ऐसा राजा जो युद्ध और कला दोनों में माहिर था और जिसने मेवाड़ को उसकी सुनहरी पहचान दी। ये थे महाराणा कुंभा, जिन्होंने 1433 से 1468 तक राज किया। उनका दौर मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग था, मतलब एक ऐसा समय जब राजनीति और संस्कृति दोनों ही अपने शिखर पर थे। कुंभा की शख्सियत के दो पहलू थे और दोनों ही जबरदस्त। एक तरफ वो एक महान योद्धा थे जिन्होंने मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराकर मेवाड़ की सीमाओं को न सिर्फ बचाया बल्कि बढ़ाया भी, और दूसरी तरफ वो कला के इतने बड़े संरक्षक थे कि उनके दौर में मेवाड़ में मानो एक कल्चरल रेवोल्यूशन आ गया। और उनकी विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, आज भी पत्थरों में जिंदा है। चित्तौड़गढ़ का वो 122 फुट ऊंचा विजय स्तंभ उनकी सैन्य जीत का प्रतीक है। सोचिए, मेवाड़ के 84 में से 32 किले अकेले उन्होंने बनवाए, जिसमें कुंभलगढ़ जैसा अजय किला भी शामिल है। और इतना ही नहीं, वो संगीत और वास्तुकला पर कई किताबें लिख चुके थे और खुद एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। सच में एक राजा कलाकार। अब हम इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। जब ज्यादातर राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तब एक शासक ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वो थे मेवाड़ की स्वतंत्रता की ज्वाला, महाराणा प्रताप। जरा सोचिए, उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर के सामने खड़े होने के लिए कितना साहस चाहिए होगा। जब बाकी सब ने समझौते का रास्ता चुना, तब प्रताप ने संघर्ष का रास्ता चुना और हमेशा के लिए स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। और इसी संघर्ष का सबसे अहम पड़ाव आया साल 1576 में। ये वो साल था जब हल्दी घाटी की संकरी घाटियों में मेवाड़ की सेना का सामना अकबर की विशाल शाही सेना से हुआ। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी और ये भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक बन गई। यहाँ एक सवाल उठता है, एक छोटा पहाड़ी राज्य इतनी विशाल और धनी मुगल साम्राज्य का सामना आखिर कैसे कर सकता था? ये तो लगभग एक नामुमकिन सी लड़ाई लगती है ना? जवाब था अधीनता की जगह कठिनाई को चुनकर। महाराणा प्रताप ने महलों को छोड़कर अरावली की पहाड़ियों से एक लंबा गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो अपने राज्य को वापस नहीं जीत लेते, तब तक वो एक तपस्वी का जीवन जिएंगे। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। हर राजपूत शासक ने संघर्ष का रास्ता नहीं चुना, कुछ ने कूटनीति का रास्ता अपनाया। तो क्या ये एक समझौता था या फिर एक अलग तरह की रणनीति?
यहाँ दो महान समकालीन राजपूतों को देखिए। एक तरफ महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने प्रतिरोध किया, और दूसरी तरफ आमेर के राजा मान सिंह हैं, जिन्होंने गठबंधन चुना। दो बिल्कुल अलग रास्ते। देखिए, राजा मानसिंह एक बेहतरीन सेनापति तो थे, लेकिन वो यथार्थवादी भी थे। उन्होंने मुगलों के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाया, शायद ये समझते हुए कि सीधा टकराव उनके राज्य आमेर के लिए विनाशकारी हो सकता है। इस गठबंधन के जरिए वो मुगल सेना में सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचे, और इस शक्ति का उपयोग उन्होंने अपने राज्य और अपनी संस्कृति को न केवल बचाने बल्कि और समृद्ध करने के लिए किया। तो जैसा कि ये तालिका दिखाती है, यहाँ दो अलग-अलग रणनीतियां थीं। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के लिए अटूट प्रतिरोध का रास्ता चुना और स्वतंत्रता के एक अमर प्रतीक बन गए। वहीं राजा मान सिंह ने आमेर के लिए रणनीतिक गठबंधन किया और अपने राज्य के लिए अपार शक्ति और प्रभाव हासिल किया। यहाँ मुद्दा ये है कि दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने राज्य का हित सोच रहे थे। इस पुरानी किताब के पन्नों से जो इतिहास सामने आता है, वो सिर्फ लड़ाइयों का नहीं है। ये साहस का, रचनात्मकता का और उन मुश्किल फैसलों का इतिहास है जिन्होंने एक पूरे क्षेत्र की नियति को आकार दिया। और अंत में यह हमें एक विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। असली विरासत क्या है? अटूट प्रतिरोध जैसा महाराणा प्रताप ने दिखाया, या फिर रणनीतिक समझौता जैसा राजा मान सिंह ने अपनाया? शायद ताकत और नेतृत्व के कई रूप होते हैं,